तो राधे राधे सभी को। एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें हम सभी देखने वाले हैं हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये हमारा टॉपिक है, लेकिन छोटा है तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपका। क्योंकि देखिए, छोटी हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ कनेक्ट है। ठीक है, हर चीज़ केमिस्ट्री में कनेक्टेड है। अगर छोटा सा ही चीज़ उसको भी हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री आधी अधूरी हो जाएगी, टूट जाएगी बीच में से ही। ठीक है, तो हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है। तो आज इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और समझेंगे कि क्या है हुंडा का नियम। ठीक है, वादा है आपसे ये बहुत ही अच्छे से हम बता देने वाले हैं। और अभी तक देखिए हमने क्या देख लिया है, कनेक्शन जोड़िए ना। देखिए अभी तक हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में मॉडल्स देखे, उसके बाद हमने देखा क्वांटम संख्या, उसके बाद हमने देखा बहु सिद्धांत, हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते हम चीज़ें सीख रहे हैं कि भाई पहले परमाणु के बारे में कुछ पता नहीं था, मॉडल से पता चला कि परमाणु है, नाभिक है, उसकी चारों ओर कक्षा है। बोर ने बताया कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते, हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहेगा, किसी दूसरे में नहीं ताकने झाँकने जाएगा, ऊर्जा उसकी निश्चित होगी। ठीक है, बोर ने बताया, और भी चीज़ें हैं उसमें, पूरा नहीं बता रहे। उसके बाद क्वांटम संख्या में पता चला कि भाई कक्षा ही नहीं है, कक्षा में भी उप कक्षा पाए जाते हैं, SPDF, ये चीज़ें पता चली। क्वांटम संख्याएं हमने जानी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित चक्रण। ठीक है, उसके बाद हमने अभाव सिद्धांत देखा, जो हमें बता रहे हैं कि भैया ये जो उप कक्षा है SPDF 1s 2s 3s 3p, इनकी ऊर्जा का क्रम क्या है ये जाना। और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा कि अब इन SPDF जो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इन सभी में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने सीख लिया। उसके बाद हमने पॉली का नियम, जिसमें देखा कक्षक के बारे में भैया। ठीक है, कक्षक के बारे में, उप कक्षा जैसे हमारा हो गया 1s, जैसे हमने उठा लिया एक कोई भी उठा लेते, चलिए 3p उठा लिया, 3d, इन सभी में क्या है, ये सभी उप कक्षा हैं। उप कक्षा में भी आपके स्ट्रस पाए जाते हैं कक्षक। ठीक है, जिसको हमने बोला था इस तरह से होते हैं डब्बे की तरह। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक कक्षक में स्ट्रन्स। ठीक है, और पॉली ने बताया था कि स्ट्रन्स इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, ऐसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पॉली के नियम में देख ली थी। हुंड क्या बता रहे हैं स्ट्रन्स, और हुंड का नियम जानने से पहले और भी कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको लिख लेना है जरूर से। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बताने वाले हैं आपको, आप लिख लीजिएगा। जैसे हमारा S वाला स्ट्रन्स क्या है, कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसके लिए कितना डब्बा बनेगा, एक ही डब्बा बनेगा स्ट्रन्स, तो एक ही डब्बा इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम P को उठाएं, P में तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्ट्रन्स। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों डब्बा कितना बनाना पड़ेगा, 3 डब्बा। यानी कि P में हमारे P के लिए जो हमारे डब्बे होते हैं यानी कक्षक, वो 3 होते हैं। ठीक है, और इसी तरह D के लिए स्ट्रन्स, F के लिए आप बना सकते हो। देखिए D में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बताइए, F में कितने जाते हैं, बस भाई D में हमारे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 10 का आधा कर दीजिए, 5 आया, तो 5 डब्बा बनेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया 5। और F के लिए स्ट्रन्स आप सभी 7 डब्बा बना लीजिएगा, यहाँ पर हम संभव नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उस पार जाना पड़ेगा हमें। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है। 2 का आधा कर दीजिए 1, 6 का आधा, 10 का आधा, 14 का आधा, इस तरह से आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। अब हमारे आते हैं हुंड साइंटिस्ट। ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि डब्बों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, उसका तरीका क्या है, डब्बों में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, ये तो हमने ज्ञान दे दिया, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरोगे। जैसे हमने उठा लिया 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3p3। अब इसको आप दर्शाइए डब्बे में, सबको पता है P में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, तो आप 3 डब्बा तो बना लोगे। ठीक है, अब इन 3 डब्बों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे आप सभी,
ये चैलेंज आ गया आपके सामने कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कैसे भरेंगे भाई? ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दें कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे? क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दें? दूसरा तरीका देख लीजिए भाई। कंफ्यूजन जो आ रहा था वो सब चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कर दिया हुंड ने हमारे, ठीक है, वो तो आपको पता ही चलेगा अभी। देखिए, क्या ऐसे भर दें 1 2 3? क्या डब्बों में इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दें, इस तरीके से 1 2 3? कैसे भरें इलेक्ट्रॉन को भाई, कैसे भरें हम सभी, कौन सा सही है हमारा? ठीक है, तो ये हुंड ने हमें क्लियर किया। हुंड ने दोस्तों 2 बातें बताई। पहला कि पहले हर एक कक्षक, पहले हर कक्षक एक में स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहली बात हुंड ने हमें ये बताई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा फिर करना युग्मन, फिर युग्मन होगा। ये 2 बातें बस इन्होंने बताई, यही इनका नियम भी है। तो नियम तो आपको बहुत ही इसी तरीके से क्लियर हो गया। क्या है नियम में? कुछ नहीं है कि सबसे पहले क्या होगा कि हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, फिर आप युग्मन करोगे भाई, बस यही चीजें हैं। तो हर एक कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन को डालिए, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है तो युग्मन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हम कौन सा सही होगा बताइए इसमें से? ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें पहले हर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो हमारा सही ये वाला है। ये गलत है, ये गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप पहले ही युग्मन नहीं कर दोगे, पहले हर एक डब्बे को भरोगे एक इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद युग्मन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यही है हुंड का नियम। आप अपने शब्दों में एग्जाम में लिख देना, ठीक है, कोई भी एक नंबर नहीं काटने वाला। और हमने क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी से हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है, कि एक ही उपकक्षक के जो कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन स्टूडेंट्स तब यहाँ पर लिखना था मैं तब, ठीक है। एक ही उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। ये है, आप याद कर सकते हो। ये भी जो अपने से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। बस चीज़ें सही लिखिएगा आप सभी कि हाँ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक जाएंगे, उसके बाद ही उनका युग्मन होगा। युग्मन नहीं होगा जब तक एक इलेक्ट्रॉन ना चल जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब युग्मन प्रारंभ होता है। अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं रटना, समझ गए हैं ना कि क्या है ये हुंड का नियम? बस यही आपको जानना था, रटना कुछ भी नहीं था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? छोटा सा था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये हुंड का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो कहानी हमने स्टार्टिंग बताई वो सब स्टूडेंट्स आपको जानना है। जो चीज़ें हमने बता दी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, नहीं तो रटना ही पड़ेगा अभी भी 12th में भी, ठीक है। बेसिक सब ढूंढते 12th में, जबकि 11th में ही आपका बेसिक रहता है। तो घूम फिर के आप ना आए, इसलिए अभी से ही दिन में 1-2 घंटे निकालकर फिजिक्स केमिस्ट्री 2 चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, ठीक है। और हम आपके साथ हैं ही। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए भाई, ठीक है। हम आपके लिए 24 घंटे मौजूद है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप सभी के स्टूडेंट्स के कमेंट पर ही हम ये केमिस्ट्री का पूरा कोर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके जो डाउट्स होंगे क्या वो सॉल्व नहीं होंगे? जरूर होंगे, आप कमेंट्स करें, ठीक है। ये आपका चैनल है, आपके लिए ही है, जो भी है आपका है, आप उसका फ़ायदा जरूर उठाएं और दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।